हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक जो है शांति एक्ट। तो शांति एक्ट आने की वजह से किस तरीके से इंडिया जो विकसित भारत का गोल है बाय 2047 और आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है उसको अचीव कर पाएगा थ्रू एनर्जी सेल्फ रिलायंस। तो उस चीज को हम इसमें देखने वाले हैं। तो जो शांति एक्ट आया है वो आपकी जो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है या फिर सिविल न्यूक्लियर जो पावर हम जनरेट करना चाह रहे थे उसमें जो रोड ब्लॉक्स आ रही थी बिकॉज ऑफ टू एक्ट, जो पुरानी एक्ट थी एटॉमिक एनर्जी एक्ट और स्लेंडा एक्ट, उन दोनों को रिप्लेस करते हुए शांति एक्ट को लाया गया है। तो इसमें क्या प्रोविजंस है, किस तरीके से चीजें आपकी हमें फ्यूचर में पावर करेगी, पावरिंग इंडिया फ्यूचर विद सेफ एंड सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी, उस चीज को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पूरा मुद्दा क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो शांति एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको कब पास किया गया? इन 2025। तो प्रेसिडेंशियल जो एसेंट है भाई द्रौपदी मुर्मू जी, इसको इस बिल में एसेंट दिया गया ऑन 21 दिसंबर 2025 और ओवरहोल किया गया जो पुराने लॉस थे इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी लॉस को, जो पुराने लॉस थे उनको ओवरहॉल करके जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको अलाउ किया गया है अंडर दिस शांति एक्ट। तो ये फर्स्ट टाइम है सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें सिर्फ एनपीसीआईएल जो एक आपकी गवर्नमेंट की कंपनी है वही अब तक काम कर रही थी, और अभी इसमें क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है उसको अलाउ किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं की फैक्ट क्या है। शांति बिल 2025 जो है वो एक्ट बना कब, हमने देखा ऑलरेडी। तो ये ओवरहॉल कर रहा है इंडिया की एनर्जी फ्रेमवर्क को बाय रिप्लेसिंग कौन सा एक्ट? एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि शांति बिल ने किसको रिप्लेस किया है? एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जो किसको अलाउ नहीं करता था? प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करता था, और अभी किसको अलाउ कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रहा है। और इसमें जो स्लेंडा एक्ट था, तो स्लेंडा में क्या था? सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010, जो ये कहता था कि हमारे देश में जो भी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होगी उसके लिए जो भी न्यूक्लियर मटेरियल्स सप्लाई होंगे, समझ लीजिए कि यूएसए से सप्लाई हो रहा है या फिर कनाडा से, तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो सप्लायर को भी क्या करना पड़ेगा? लाइबिलिटी जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी पड़ेगी और कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, जो सप्लायर्स थे वो सप्लाई करने से डरते थे, और इससे जो भी हमारे ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट है उसमें वो स्टॉल हो जाती थी, या फिर जो डेवलपमेंट है फर्दर जो प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। तो अभी से क्या है, ये दोनों ही जो पुरानी रोड ब्लॉक्स थी, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 ओवरहॉल कर दिया गया। इससे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा और जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो अचीव होगी। और दूसरा जो लाइबिलिटी का एक्ट था उस लाइबिलिटी के एक्ट को भी हटा दिया गया है, और अभी क्या है, जो लाइबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। ओके, तो जितना कंपनी का कैपेसिटी है उसके हिसाब से लाइबिलिटी को बांधा गया है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रखी गई है। तो रिटेनिंग, ध्यान रखिएगा कि स्टेट का जो कंट्रोल है वो स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज में अभी भी रहेगा, स्टेट को कंप्लीटली हटा नहीं दिया गया है। एनपीसीआईएल को इसमें रखा जाएगा और एनपीसीआईएल भी रहेगी, और जो स्ट्रैटेजिक चीजें हैं वो एनपीसीआईएल अभी भी कंट्रोल करेंगी, क्योंकि क्या है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है अगर हम न्यूक्लियर को ज्यादा एनरिच करते हैं तो उससे वेपन बनने का भी खतरा रहता है। तो उस पॉइंट को भी इसमें ध्यान रखा गया है। तो इट इंट्रोड्यूसेस अ रिवाइज लाइबिलिटी रेगुलेटरी रेजिम बाय ग्रांटिंग स्टैट्यूटरी स्टेटस टू एईआरबी। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी जो बोर्ड है उसको क्या स्टेटस दिया गया है? स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एईआरबी जो है उसको क्या स्टेटस है, कौन से एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी स्टेटस है? शांति एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, लाइबिलिटी बेस्ड ऑन प्लांट कैपेसिटी। तो प्लांट का जितना कैपेसिटी होगा उतनी ही लाइबिलिटी दी जाएगी। रिमूविंग सप्लायर्स लाइबिलिटी, पहले सप्लायर्स की लाइबिलिटी थी कौन से एक्ट के तहत? स्लेंडा एक्ट के तहत, जो अभी हटा दी गई है। ओके, अभी सप्लायर्स को कोई लाइबिलिटी नहीं भरना होगा इसमें। फैसिलिटेटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप किया जाएगा किसके लिए? फॉर क्लीन एनर्जी, और जो हमारा गोल है अंडर पंचामृत स्ट्रेटेजी नेट जीरो बाय 2070 उसको भी हम इससे अचीव कर सकेंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो मोस्टली एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ शांति बिल। तो ये जो पॉइंट है जरूरी रहेगा। तो पहले तो हमने देखा ही है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर लॉस, तो उसमें कौन सा लॉ, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो स्लिंडा है उसको इसमें रिप्लेस किया गया है और एक सिंगल लॉ बना दिया गया है, एनेबलिंग प्राइवेट एंड जॉइंट वेंचर जॉइंट पार्टिसिपेशन। तो जो आपकी प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको अलाउ किया गया है और जॉइंट वेंचर्स को अलाउ किया गया है। तो ये फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस हो रहा है, इससे पहले ये अलाउड नहीं था। तो ये दिस एक्ट परमिट्स प्राइवेट इंडियन कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स, फॉरेन एंटिटीज टू बिल्ड भी किया जा सकेगा, ओन एंड ऑपरेट एंड डीकमीशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एंडिंग द मोनोपोली ऑफ, किसका मोनोपोली था पहले, NPCIL का, तो उसको अभी आपका हटा दिया गया है और प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ा दिया गया है। तो इससे क्या होगा, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, सभी चीजें हम रिसीव कर पाएंगे और जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है अभी तक वो हट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, रिटेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेट कंट्रोल। तो ध्यान रखिएगा स्टेट का कंट्रोल को 100% नहीं हटाया गया है। जो स्ट्रेटेजिक सेगमेंट है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में, उसमें स्टेट का कंट्रोल अभी भी रहेगा। तो एक्ट रिटेन्स गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर सेंसिटिव एरिया सच एज न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन, ये कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगा। हैवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगी, गवर्नमेंट मतलब NPCIL करेगा, गवर्नमेंट मतलब NPCIL करेगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट कौन करेगा, NPCIL करेगा। सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, ये कौन करेगा, आपकी NPCIL करेगा। नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट जो है उसको कौन कंट्रोल करेगा, NPCIL करेगा। और जो AERB है वो चीजों को रेगुलेट करेगी। तो मतलब गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो रहने वाला है, क्योंकि जो न्यूक्लियर के जो सिविलियन पर्पस के लिए एनर्जी को यूज किया जा रहा है उसको आपके मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है और प्राइवेट जो सेक्टर है वो उसको वेपन ग्रेड तक एनरिच कर सकती है। तो इसीलिए क्या है, कंट्रोल रखना जरूरी है। तो इसीलिए आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड और NPCIL का जो रोल है वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, वो रहेगा। फिर स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया किसको, टू द न्यूक्लियर रेगुलेटर, और वो कौन था, स्टैट्यूटरी बैकिंग टू एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो ये इसके कुछ प्रोविजंस है, की प्रोविजंस। नेक्स्ट बाकी और 3 प्रोविजन है, तो इसमें हम देख सकते हैं रिवाइज न्यूक्लियर लायबिलिटी फ्रेमवर्क। तो जो लायबिलिटी फ्रेमवर्क है ऑलरेडी मैंने बताया कि इसको रिवाइज किया गया है प्लस स्लेंडा को हटा दिया गया है। जो सप्लायर्स का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, लायबिलिटी था, वो अभी नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेटर्स अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेशन। तो कंपनसेशन कौन देगा, जो न्यूक्लियर ऑपरेटर है, NPCIL है या फिर NPCIL के साथ कोई प्राइवेट एंटिटी है, तो उनको इसका लायबिलिटी जो है वो लेना पड़ेगा। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई डैमेज होती है, उसको क्लीन अप करना है, कंपनसेशन देना है, ऑल दिस थिंग्स। और ध्यान रखिएगा जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है और यही इसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म भी है। Operator's liability is capped and linked to the installed capacity of nuclear plant rather than the extent of damage, कि कितना डैमेज हुआ है उतना तक नहीं भरा जाएगा पैसा, तो जितना प्लांट की कैपेसिटी है उसके अंदर ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है कि अगर ज्यादा खर्च होते हैं तो उसको कौन संभालेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएशन ऑफ अ डेडिकेटेड एटॉमिक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो इसमें क्या है, एक जो क्वाशी जुडिशियल बॉडी है उसको भी बनाई गई है कि कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है न्यूक्लियर रिगार्डिंग, तो उसके लिए जो इसका एडजुडिकेशन है वो कौन करेगी, एटॉमिक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो एक डेडिकेटेड एटॉमिक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया है टू इंप्रूव रेगुलेटरी सर्टेनिटी एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है फैसिलिटेशन ऑफ एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। तो इसमें एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में स्पेशली क्या है, आपकी डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड इंडिजिनियस रिएक्टर डिजाइन है, ताकि हम क्या कर सके, तो अभी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से क्या होता है, आपकी जो छोटी छोटी शहर है उसमें हम आपके एनर्जी के लिए, उस शहर का एनर्जी के लिए स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर से पूरी एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं। उससे खर्चा कम लगेगा, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम भी कम रहेगी और हम जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करके उसको अचीव कर पाएंगे। ओके, तो ये काफी जरूरी है। तो सस्टेनेबल सिटी का जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, उसको ये फुलफिल कर सकेगा बहुत हद तक। तो अभी कोर कंसर्न क्या है रिगार्डिंग दिस,
ओके तो इसमें अगर कोर कंसर्न सराउंडिंग दी शांति बिल अगर देखें तो पहला कोर जो इसका कंसर्न है, क्रिटिसाइज फॉर वीकनिंग अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। तो पहले क्या था, अकाउंटेबिलिटी सप्लायर के पास भी था, ऑपरेटर के पास भी था, अभी सिर्फ ऑपरेटर के पास है। अगर सप्लायर कुछ एक्सीडेंट होता है तो सप्लायर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो ऑपरेटर है उसी को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और अकाउंटेबिलिटी भी क्या है, जो कंपनसेशन है वो भी आपकी लिमिट कर दी गई है। ओके मुझे जहां तक ध्यान है ये कुछ 3000 करोड़ ऐसा कुछ आसपास ही है, एक बार इसको आप फैक्ट को चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट लिमिटिंग लायबिलिटी बेस्ड ऑन प्लांट साइज। तो प्लांट साइज के ऊपर बेस्ड है, ना कि आपकी जो एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल डैमेज जो है। तो एक्चुअल डैमेज अगर 4000 करोड़ का होता है और अगर 3000 करोड़ बांधा हुआ है तो 3000 करोड़ ही होगा, 4000 करोड़ नहीं होगा। तो इससे क्या है, जो पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल है उसका वायलेशन हम देख सकते हैं और पब्लिक सेफ्टी इससे क्या हो रही है, कंप्रोमाइज हो रही है, ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट अगर देखें, प्राइवेट फार्म्स में ऑल्सो बेनिफिट कॉमर्शियली। तो प्राइवेट फार्म्स क्या होंगे, कॉमर्शियली बेनिफिट होंगे। एक्सीडेंट होगा तो उसको उनको एक लिमिट तक ही पैसा चुकाना होगा। इट मीन्स बाकी जो खर्चा होगा वो कहां से होगा, स्टेट एक्सचेकर से खर्च होगा। और स्टेट एक्सचेकर से खर्च होना मतलब क्या, पब्लिक का जो मनी है उससे खर्च होगा। तो अल्टीमेटली जो बर्डन है कौन बियर कर रही है, पब्लिक बियर कर रही है। तो लॉन्ग टर्म रिस्क आर अल्टीमेटली बियर्ड बाय द स्टेट एंड सिटीजन। नेक्स्ट इसका जो क्रिटिसिज्म है या फिर एक एग्जांपल के जरिए हम देख सकते हैं कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था 1984 का, तो कितना ज्यादा ट्रेजिक था, जिसमें कंपनी जो है वो तो भाग भी गई थी। ओके तो वो वैसे प्रॉब्लम इसमें नहीं होने चाहिए। तो अगर इसमें आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है तो इससे क्या होता है, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है इन न्यूक्लियर गवर्नेंस वो इरोड होता है। तो ये सभी इसके कंसर्न है। तो अभी मेंस में जब ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको इसके पॉसिबल बेनिफिट्स, ओके देन इसके पॉसिबल जो डीमेरिट्स है, देन इसके जो वे फॉरवर्ड है वो आपको लिखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज करंट न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप। तो कितना हम, क्या डेटा है कि कितना हम जनरेट करते हैं पावर, ये सभी देखनी होगी हमें। तो एज ऑफ 2025 करंट कैपेसिटी अगर देखें तो इट स्टैंड्स एट अबाउट 8 गीगावाट। सिर्फ 8 गीगावाट हम जनरेट करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, जबकि हमारा टारगेट कितना है, एम्बिशियस टारगेट 100 गीगावाट है बाय 2047। तो 2047 तक हमारा क्या है, विकसित भारत का भी गोल है। और विकसित भारत बनने के लिए क्या है, जो एनर्जी कंपोनेंट है वो चाहिएगा, पीपल के लिए हो या फिर बढ़ती हुई सिटीज के लिए हो या फिर इंडस्ट्रीज के लिए हो या फिर एमएसएमईज के लिए हो। तो ये काफी जरूरी है। देन अगर देखें, करेंटली इंडिया ऑपरेट्स मोर देन 20 न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अभी 20 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ऑपरेशनल है और सभी को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, बाय एनपीसीआईएल। और ओवर अ डजन, तो 12 से भी ज्यादा जो प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट वो अभी लगने वाले हैं। फिर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन वाज लॉन्च इन दी यूनियन बजट 2025-26। तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेके जो मिशन है वो भी गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया है और स्पेशली फोकस किया है किसके ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और ताकि इंडिजीनियस क्या की जा सके, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाई जा सके और हम क्या कर सके, कम इन्वेस्टमेंट में, कम कॉस्ट में हम और कम लैंड एक्विजिशन से हम आपकी जो शहर है, छोटी शहर हो या फिर विलेजेस हो, उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सके। ओके नेक्स्ट अगर देखें, इंडिया एम्स टू डेवलप एटलीस्ट 5 इंडिजिनियसली डिजाइन एंड ऑपरेशनल एसएमआर बाय 2033। ये भी ध्यान रखिएगा कि कितना इंडिजिनियसली डिजाइन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाना है, 5। कब तक, बाय 2033। तो ये सब स्टेटमेंट में बन सकती है। और अभी हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, भारत स्मॉल रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, देन मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर्स, हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नीड फॉर रिफॉर्म्स इन न्यूक्लियर गवर्नेंस इन इंडिया। तो क्या जरूरी है, तो नंबर 1 है एम्बिशियस कैपेसिटी टारगेट। तो जो हमारा एम्बिशियस कैपेसिटी टारगेट है कि 8 गीगावाट से 100 गीगावाट बनना है बाय 2047। तो इसमें एनपीसीआईएल क्या है, अकेले इसको नहीं कर सकती है क्योंकि कैपिटल चाहिए, आपकी जो वर्कफोर्स चाहिए और जो एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी है वो गवर्नमेंट के पास कम है। तो इसके लिए जब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके पास क्या होगा, एक्सपर्टीज होगा, कैपिटल होगा, टेक्नोलॉजी होगी, तो हम बेटर तरीके से एनर्जी को हार्नेस कर पाएंगे
जनरेट कर पाएंगे। फिर लार्ज फाइनेंशियल गैप है, जिसके लिए हमने ये एक्ट को या फिर पुराने एक्ट को ओवरहॉल करके नया एक्ट लाया है। तो अचीविंग 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स 15 लाख करोड़ रुपीस, जबकि बजट 25-26 कितना प्रोवाइड कर रहा है, ओनली 20,000 करोड़। तो इसीलिए क्या है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जरूरी है। फिर जो पुराने प्रोजेक्ट्स है या कुडनकुलम प्रोजेक्ट हो, उसमें यूनिट 3 और 6 क्या कर रहा है, डिले को फेस कर रहा है। तो डिले ना होने के लिए और टाइम बाउंड तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन जरूरी है। देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का जो नीड है वो हमें क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से मिलेगा, स्पेशली फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। वीक यूरेनियम सप्लाई चेन है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो यूरेनियम सप्लाई चेन है या फिर जो हम रिसीव करने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है ड्यू टू वेरियस रीजन। तो उसको प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेंगे, उस दिक्कत को मिटिगेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट गोल। तो हमारा जो क्लाइमेट गोल है टू बिकम नेट जीरो बाय 2070, तो उसके लिए जरूरी है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करें। तो अभी हम जापान को देख सकते हैं, फिर कनाडा को देख सकते हैं, फ्रांस को, यूएसए को, इन्होंने काफी ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस किया है, जिसकी वजह से क्या है, ये देश आज के समय पे काफी आगे निकल चुके हैं। नेक्स्ट है व्हाट मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन न्यूक्लियर गवर्नेंस इन इंडिया। तो क्या मेजर्स चाहिए, तो रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस देना है, ये वे फॉरवर्ड होगा। AERB जो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उसको इंडिपेंडेंस देना है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनको दी जानी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। ओके, फिर रीबैलेंस करना है सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव को। तो जो लाइबिलिटी का कैप लगाया गया है उसको पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना है और इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना है। ओके, और पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल जो है उसको भी एडहेयर करके चलना काफी जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी लाना काफी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ सेफ्टी ऑडिट। तो जो भी सेफ्टी ऑडिट होता है उनको न्यूज़पेपर के जरिए, न्यूज के जरिए पब्लिसाइज करना जरूरी है। एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग जो प्रोटोकॉल्स है वो बनाने जरूरी है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि फुकुशिमा और चार्नोबिल में कितना भयंकर जो डिजास्टर है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो उससे हमें जो लेसन है वो लेनी चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन इमरजेंसी रिस्पांस, तभी क्या होगा, बेटर हम डिजास्टर को टैकल कर पाएंगे अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है। तो सेंटर स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी के साथ ड्यूरिंग इमरजेंसी कोलैबोरेटिव तरीके से काम करना होगा। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट एंड डीकमीशनिंग फ्रेमवर्क। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है एंड डीकमीशनिंग फ्रेमवर्क है उसको भी स्ट्रेंथन करना जरूरी है, ताकि जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो लोगों का हेल्थ, एनवायरमेंट का हेल्थ, एनिमल का हेल्थ को खराब ना करे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन में। तो क्या होगा, अगर शांति जो एक्ट आया है उसको हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करें तो उससे हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी, उससे हमें टेक्नोलॉजी मिलेगा, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, उससे जो इंडस्ट्रीज है उनको पावर सप्लाई मिल पाएगा सस्ते दामों में, जो MSMEs है वो डेवलप करेंगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हम सेल्फ रिलायंट भी बन जाएंगे और हम विकसित भारत भी बन जाएंगे बाय 2047। तो विकसित भारत के लिए ये जो कंपोनेंट है ये काफी जरूरी है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।